Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is desert ecosystem. ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने डेजर्ट का जो है वो फिजिकली खुद जाके सर्वे भी किया था। वहाँ पर जाके मैंने देखा कि किस तरह की वेजिटेशन है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाला जो इकोसिस्टम था डेजर्ट उसको मैंने नहीं देखा हुआ था। हालांकि मेरे घर से तकरीबन 350 से लेकर तकरीबन 400 किलोमीटर ये दूर था, बट मैंने डिसाइड किया कि मैंने जाना है। तो वहाँ पर जाके मैंने देखा कि जो जो बातें हमारी बुक के अंदर एग्जैक्टली लिखी हुई हैं सेम वही चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास कोई इस तरह की सवारी नहीं थी कि जो कि डेजर्ट के अंदर चल सके, क्योंकि गाड़ी जो है वो तो रेत के ऊपर नहीं चल सकती, तो इस वजह से या फिर बड़ी फोर्ड गाड़ी हो वो जा सकती है, तो उसकी अवेलेबिलिटी मेरे पास फ़िलहाल नहीं थी। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सका, लेकिन जो बिल्कुल सड़क के साथ साथ तकरीबन ½ किलोमीटर तक जो था ना, मैंने वहाँ पे जाके ख़ुद जो है वो देखा है। और यकीन माने बहुत ही प्यारा सीन होता है। हर तरफ आपको रेत के जो है वो ड्यून्स नज़र आते हैं बड़े बड़े, और फिर हर जगह पे रेत ही रेत होती है। वैसे तो दिलकश है, लेकिन लाइफ के लिहाज से, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से ये जो डेजर्ट होता है यहाँ पर आपको बहुत ही कम मिकदार में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या होती है? क्योंकि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम जो है वो बड़ा ही, या डेजर्ट जो है वो बड़ा ही सीवियर किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक सीन बन जाता है, जहाँ पर वो डे टाइम में नहीं निकल सकते। अगर निकलना भी है तो वो रात को निकलते हैं। यही वजह थी जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था। हम सैरी करके यहाँ से निकल गए थे, और वहाँ पर मैंने जो देखा है कि बहुत सारे जो बर्ड्स थे उनके इम्प्रेशंस, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं डिटेक्ट ही नहीं कर सका, उनके इम्प्रेशंस जो थे वहाँ पर थे। स्नेक के इम्प्रेशंस मैंने देखे हैं वहाँ पे, सो इट्स मीन लिजर्ड के इम्प्रेशन देखे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो रात के वक्त निकली थी और सुबह होते ही वो अपनी अपनी जो रिहाइश गाह है वहाँ पर चली गई थी। जो जो उनका मतलब के घर थे उनके अंदर वो लौट चुकी थी। अगर वो बर्रोज़ के अंदर थी तो वहाँ पर लौट चुके थे। अब जिस डेजर्ट में मैं गया हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली है थल डेजर्ट। थल डेजर्ट जो है वो कहाँ से शुरू होता है? मैं मोटरवे वाली साइड से गया हूँ, तो ये तकरीबन शोर कोट से आगे थोड़ा आगे निकलते हैं तो वहाँ पर ये शुरू हो जाता है, और लैया में बिल्कुल लैया तक जो है वो सारे का सारा डेजर्ट ही मैंने देखा है। चौबारा वाली जगह जब आती है वहाँ पर तो बिल्कुल सैंड ड्यून्स नज़र आते हैं। मैं उसके कुछ ग्लिम्स जो हैं वो आपको इस लेक्चर के अंदर भी दिखाऊंगा। अब सिचुएशन ये थी कि स्टार्ट में जब डेजर्ट शुरू हुआ है ना, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपनी गंदम काश्त की हुई है। इट्स मीन कि वो एरिया उन्होंने खुद से मेहनत करके उसमें उसकी जो कंडीशन है वो ठीक की हुई है, उसमें सॉइल के पार्टिकल्स जो थे वो मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए हैं, थोड़ा लैया वाली साइड पे गए हैं, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल सैंड ही मिली है। उसमें बिल्कुल सॉइल या क्ले या सिल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत कम थे, जिस वजह से क्या था कि उस तरह की ज़मीन के अंदर कोई भी वेजिटेशन नहीं उगी थी। वहाँ बिल्कुल चटियल मैदान था और उसके अंदर कुछ भी, कहीं किसी जगह पर भी मुझे दरख्त वगैरह देखने को नहीं मिला। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेसिकली हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, वो भी डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, इसकी सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? आप कहते हैं एक बहुत बड़ा लैटिट्यूड है, एक बहुत बड़ा पैच है, जिसको आप अगर हाथ लगा के चेक भी करते हैं तो वो ड्राई होगा। ड्राई लैंड है, एक बहुत बड़ा पैच है, उसके ऊपर आपको मे और मे नॉट वेजिटेशन इज प्रेजेंट, यानी कि आपको वेजिटेशन मिलती भी है और नहीं भी मिलती। जो कि आबादियों के साथ साथ है वहाँ पर तो थोड़ी बहुत वेजिटेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ पर वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं होती। ये एक्सट्रीम कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम कहते हैं कि विदाउट वाटर, वहाँ पर वाटर भी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता किसी भी जगह पर, और बड़े बड़े सैंड ड्यून्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो बैरन लैंड है, ड्राई है, विदाउट वेजिटेशन है, और कवर्ड विद सैंड। हर जगह पर आपको रेत ही रेत दिखने को मिलती है। तो ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद अगर मैंने इसकी लोकेशन की बात करूं, हमने ऑलरेडी बात कर भी ली है। लोकेशन में ये जो आपके पास वेस्टर्न पंजाब है ना, उसमें मियाँ वाली बकर एंड लैया इन रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसको हम थल डेजर्ट बोलते हैं। और सदरन जो है, सदरन पंजाब, इसके अंदर ये फोर्ट अब्बास
उसके साथ साथ रहीम यार खान, बहावल नगर, बहावलपुर, जिसको हम चोलिस्तान डेजर्ट भी बोलते हैं, इस जगह पर हमें ये देखने को मिलता है और उसमें खानपुर भी शामिल है। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो जो उसके अंदर डेजर्ट हमें मिलता है वो है थर डेजर्ट। ये हमें सिंध के अंदर मिलता है। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे दुबई वगैरह के अंदर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल रेड कलर की जो है वो सैंड मौजूद है इस पोर्शन के अंदर। ये भी बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर भी वेजिटेशन बहुत कम और नहीं देखने को मिलती। उसके बाद हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में हमें ये तकरीबन सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं उन पे देखने को मिलती है, लेकिन इक्वेटर से तकरीबन 20 to 30 डिग्री, साउथ साइड पे भी और नॉर्थ साइड पे भी। यहाँ पर क्या है, बेसिकली रेन कम होती है, जो बारिश है, प्रेसिपिटेशन है, उसका लेवल बहुत कम होने की वजह से ये एरिया जो है वो किसके अंदर तब्दील हो जाता है, डेजर्ट के अंदर। उसके बाद हमने देखना है, मैंने आपको बता दिया है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन भी हमारे पास देखने को मिलती है, जहाँ पर बिल्कुल बारिश होती नहीं है या फिर वहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेत के बहुत बड़े बड़े ड्यून्स मौजूद हैं, सैंड ड्यून्स। और इसमें एग्जांपल जो है वो आपके पास है सहारा डेजर्ट की, जो कि अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है, प्लस चिली, वो ऑलरेडी मैंने लिख भी रखा है। चिली एंड सहारा के अंदर ये एक्सट्रीम कंडीशन हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल, पहली बात जो है, इस तरह के इन्वायरमेंट का रेनफॉल है ही नहीं। ये जो सहारा और चिली है बिल्कुल नॉट एट ऑल, वहाँ पर रेन होती नहीं है। लेकिन ये जो हमारे एरियाज़ हैं इनके अंदर देखें हैं तो तकरीबन 25 से 50 सेंटीमीटर पर एनम जो है वो बारिश हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो ज़मीन है वो बच जाती है, वो सैंड में कन्वर्ट होने के बजाय कुछ ना कुछ उस पर अगर मेहनत की जाए तो वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है और की जाती भी। और वहाँ पर लोगों ने काश्त भी किया हुआ था, स्पेशली जो गंदम थी। उसके अलावा चने काश्त हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो हैं वो वाटरमेलन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर काश्त हो रही होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में ज़्यादातर जब आपको मिलती हैं वो बुशेस मिलती हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उनका कद भी नहीं इतना ज़्यादा, तो लीफ तो होते ही नहीं उनके ऊपर, बस खारदार झाड़ियाँ होती हैं कांटों वाली। और उसके बाद यहाँ पर हमें सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं। सक्यूलेंट प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने सैप को जूसी बना कर रखते हैं, यानी कि जूसी सैप इनके अंदर मौजूद होता है। मिसाल देता हूँ, एक आपके पास वाटर का गिलास है, आप उसको रख दें और दूसरी तरफ आप वाटर के अंदर चीनी को हल करके रख दें, तो दोनों में से एवेपोरेशन का जो रेट होगा वो सिंपल वाटर का या प्लेन वाटर का ज़्यादा होगा। ये जूसी बनाने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद ये पानी जो है वो लीव नहीं करता प्लांट से। और फिर इन्होंने क्या किया होता है, थिक वैक्सी क्यूटिकल बनाई होती है और अपने ऊपर स्पाइंस बनाए हुए होते हैं। और उसके साथ साथ इनके अंदर आपको फाइलोक्लेड्स या क्लेडोड्स देखने को मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो है वही लीफ के तौर पर काम कर रही होती है। उसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो ओपनशिया है और उसके साथ साथ कैक्टाई हैं या कैक्टस हैं, उसकी फिर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती हैं इस एरिया के अंदर। तो ये आपके पास मेनली जो है उनके अंदर प्लांट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो एनिमल्स हमें, एम्फीबियंस तो बिल्कुल इस एरिया के अंदर देखने को मिलते ही नहीं है। और हाँ, अगर रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो हमें लिजर्ड, और मेनली मुझे भी बहुत ज़्यादा लिजर्ड मैंने देखी है, वहाँ पर लिजर्ड थी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन लिजर्ड का कलर जो था वो बहुत ज़्यादा लाइट था और उसकी टेल जो थी वो काफ़ी लंबी थी और इससे वो ज़्यादा स्विफ्ट भी थी, बड़ी जल्दी से वो मूव कर रही थी। उसमें आप एग्जाम्पल जो है वो हॉर्न लिजर्ड है। स्नेक्स की इंप्रेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मुझे देखे हैं मैंने, वहाँ पर कैंगरू होता है लेकिन हमारे इन एरियाज़ के अंदर नहीं है। और ब्रोइंग आउल, बर्ड्स में ब्रोइंग आउल आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बिगन हॉर्न शीप, ये भी देखी है मैंने, और कैमल्स को भी देखा है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं और उसके साथ साथ ये सेलुलर रेस्पायरेशन में जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। इट्स मीन कि ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी जो है वो जिंदा रह सकते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ह्यूमंस जो हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का हम नाम देते हैं। ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहां पर पहले वेजिटेशन मौजूद थी लेकिन ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है, वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। उसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो साहिल की है। बेसिकली ये सहारा के बिल्कुल आप समझ लें कि एक एंड, सहारा डेजर्ट के एंड पर है। वहाँ पर क्या हुआ है कि ह्यूमंस इम्पैक्ट जो है उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन की है वहाँ पर,
किस तरह की एक्सप्लोजन के वहाँ पर वेजिटेशन पहले मौजूद थी, लेकिन जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन ने वहाँ पर ग्रो किया है और साथ ही साथ वहाँ पर तकरीबन 25 साल एवरेज से कम रेन हुई है डियर स्टूडेंट्स, तब क्या हुआ है कि वो एरिया जो है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर ओवर ग्रेजिंग आ जाता है, ओवर पॉपुलेशन आ जाता है। हर एक लैंड का जो पोर्शन होता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो खुराक है, वो एक हद तक प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जब आप उसके अंदर पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो वो उन रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो कैरिंग कैपेसिटी से काम ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक कमरा है, उसमें 3 बेड्स की सहूलत है, वहाँ पर आप 6 लगा दें तो वहाँ पर क्या होना है, रश पड़ जाना है, ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जानी है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होगी तो वो जगह ऑटोमेटिकली किस में तब्दील हो जाती है, डेजर्ट के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।